हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड, जिसमें आपके कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी रहेंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारी प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज चल रही है, तो कल आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखते हैं क्या करेक्ट आंसर्स हैं उनके। तो पहले क्वेश्चन में आपको कुछ आइटम्स के नाम दिए गए थे, आपसे पूछा गया था करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए कि वो इंडिया में कब आए। तो यहाँ पर आपकी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थी, 4 3 2 1। ठीक है जी। R2 में क्या बात की गई थी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है 8 फोल्ड पाथ का फॉर्म्स द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन सुता। तो डी ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन में विजयनगर रूल से रिलेटेड जो वहां का कल्चर है उससे रिलेटेड आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछी गई थी, 3 स्टेटमेंट दी गई थी, बताना था इसमें कौन कौन सी करेक्ट हैं। यहाँ पर आपकी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थी, अर्थात पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ करेक्ट हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जिसने भी करेक्ट सीक्वेंस में अपनी ईमेल आईडी के साथ पोस्ट किया है, तो वो हमारे विनर रहे हैं, जिसने सबसे पहले किया है। और ये आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम की स्टोरीज में कि कौन इस पर्टिकुलर प्रीमिक्स के विनर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ पॉलिटी के, जहां पर बात की गई है जो गवर्नर की पावर है टू रिजर्व बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, उससे रिलेटेड आपको यहाँ 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। तो पहले में कह रहे हैं जो आपका आर्टिकल 194 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पर्टिकुलरली इस पावर के साथ डील करता है गवर्नर की, जिसके चलते वो रिजर्व कर सकते हैं किसी बिल को फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। सेकंड में कह रहे हैं इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेदर इट इज ऑब्लिगेटरी, या वो ऑब्लिगेटरी है ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट की उन्हें वहां पर अपना असेंट देना है या नहीं देना है। तो इस चीज की कोई भी आपकी व्याख्यान कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। सेकंड स्टेटमेंट ऐसा कह रही है। थर्ड में कह रहे हैं सपोज कोई बिल है प्रेसिडेंट द्वारा रिटर्न कर दिया गया, दोबारा उसे पास किया गया स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, हम कह सकते हैं वहां पर अमेंडमेंट्स की होंगी नहीं की होंगी, और दोबारा से वो प्रेसिडेंट के सामने पहुंच गया, तो वहां पर कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट अब बाउंड हो गए हैं कि उन्हें असेंट तो देना ही पड़ेगा इस तरीके के बिल के लिए। तो ये हैं आपकी 3 स्टेटमेंट्स। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में जो बात कह रहे हैं आर्टिकल 194, तो देखिए भाई साहब ये आपका आर्टिकल 200 में बात की गई है, जिसके चलते ये गवर्नर की पावर है कि वो किसी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वहां पर रिजर्व कर सकते हैं। सेकंड बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज नहीं मेंशन की गई है कि प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उन्हें अपना एसेंट देना ही देना है या नहीं भी देना है। ठीक है जी। थर्ड में जो कह रहे हैं कि अगर कोई बिल रिटर्न कर दिया जाता है दोबारा से आया, तो वहां पर जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंडेशन है कि उन्हें अपना एसेंट देना ही देना है, यहाँ पर वो उस बिल को दोबारा से भेज सकते हैं। तो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है और उसी के आधार पर बी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके के आपके कंसेप्चुअल और फैक्चुअल नेचर के जो क्वेश्चन रहते हैं, हमारी पार्लियामेंट की वर्किंग या जिस तरीके से हमारी पूरी सरकार काम करती है, वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में देखे भी गए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की आर्टिकल 200, इसके तहत क्या लिखा गया है कि जब भी कोई स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बिल पास किया जाएगा, गवर्नर के पास पहुंचेगा एसेंट के लिए, तो उनके पास यहाँ 4 ऑप्शंस रहती हैं। एसेंट दे सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, कब? जब वो मनी बिल नहीं होगा, ताकि वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए पहुंचे स्टेट लेजिस्लेचर में, और साथ के साथ जिस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन था कि वो उसे रिजर्व भी कर सकते हैं उस बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है जी। इसके अलावा जब आपके प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? आर्टिकल 201 में ये चीज़ कही गई है कि पहली बात वो अपना एसेंट दे सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं, या फिर गवर्नर को वहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं कि जनाब इस बिल को रिटर्न कर दीजिए दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में। बट वहाँ पर भी क्या है कि ये मनी बिल पर नहीं हो सकता। ठीक है जी। और वो तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं किस तरीके की कोई भी बिल आपका पास किया जाएगा जो कि वापस चला गया, दोबारा से आया प्रेसिडेंट के पास, वहाँ कोई भी फाउंडेशन नहीं है उनके पास कि उन्हें उसे एसेंट देना ही देना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रेसिडेंट की वीटो पावर को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ इस तरीके के क्वेश्चन। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बात हो रही है इलेक्शन पिटीशन के बारे में। आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं इसके बारे में। पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट्स में से बताइए कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपका इलेक्शन पिटीशन है अकेला ऐसा लीगल रेमेडी है जो कि अवेलेबल है किसी भी वोटर या कैंडिडेट के लिए जिनका ये मानना है कि किसी भी प्रकार की माल प्रैक्टिस हुई है किसी एक इलेक्शन में। सेकंड में कह रहे हैं जो भी इस तरीके का पिटीशन रहेगा 60 दिन में फाइल करना जरूरी है फ्रॉम द डेट ऑफ पोल रिजल्ट्स। और थर्ड में कह रहे हैं जो वर्डिक्ट रहेगा इलेक्शन पिटीशन में,
अगर हम कहें कि वो पिटिशनर के फेवर में आ गया तो वहां पर क्या ऑप्शन बचती है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश इलेक्शन की। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं इलेक्शन पिटिशन से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और यहाँ पर बिल्कुल करेक्टली बताया भी गया है कि इलेक्शन पिटिशन ही अकेला एक ऐसा आपका रामबाण है, अकेली ऐसी लीगल रेमेडी है जिसके चलते आपके इलेक्शंस जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ सकते हैं। ठीक है जी। तो वहां पर करना क्या है कि जो इलेक्शन पिटिशन फाइल करनी है वो 45 डेज के अंदर अंदर फाइल करनी जरूरी है, ना कि 60 डेज। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट होगी। और जो थर्ड में कह रहे हैं कि अगर वर्डिक्ट जो रहेगा वो पिटिशनर के फेवर में है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्रेश इलेक्शन नहीं होने हैं। तो जो हमारी टिप्स और ट्रिक्स कहती हैं, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप उसके आधार पर इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ओनली लगा दिया गया है यहाँ पर, एक तरीके से एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहाँ पर बना दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहती है कि अगर उन्हें लगता है कि इस प्रकार की मैल प्रैक्टिस हुई है, पिटिशनर के फेवर में रूलिंग जा रही है, तो वहां पर वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली विनर कौन रहेगा, तो उस विनर को भी वहां पर अनाउंस कर सकते हैं, या फिर वहां पर फ्रेश इलेक्शंस भी आपके कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है सिर्फ फ्रेश इलेक्शन की, वहां पर कोर्ट भी विनर अनाउंस कर सकता है। तो यहाँ पर आपकी पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट थी और उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक सी बात आपकी यहाँ पर भी रखी गई है। तो हम डिफिकल्टी लेवल हम यहाँ पर कह सकते हैं इजी मीडियम की, हम ये चीज़ें काफ़ी बेसिक चीज़ें आपसे पूछी गई थी इलेक्शन पिटिशन से रिलेटेड। तो 1966 से जो आपकी इलेक्शन पिटिशंस हैं वो आपके हाई कोर्ट्स में ही आपकी फाइल की जाती है और वहीं पर ट्रायल रन किया जाता है उनका। वही चीज़ आपको यहाँ पर भी बताई गई है। ठीक है जी। अब बात करें कि जो आपकी इलेक्शन पिटिशन है किन ग्राउंड्स पर वो आपकी वहां पर रखी जा सकती है, कि दैट ऑन द डेट ऑफ इलेक्शन अ रिटर्न्ड कैंडिडेट हु हैज बीन डिक्लेयर इलेक्टेड वाज नॉट क्वालिफाइड। सेकंड में कह रहे हैं कि किसी प्रकार की करप्ट प्रैक्टिस हुई हो। थर्ड में कह रहे हैं कि कोई नॉमिनेशन आपका इम्प्रॉपरली रिजेक्ट कर दिया गया हो, या फोर्थ में कह रहे हैं जो आपका रिजल्ट है वो मटेरियली अफेक्ट हुआ हो। तो ये बेसिक से ग्राउंड्स है जिनके आधार पर आपकी इलेक्शन पिटिशन फाइल की जा सकती है। ठीक है जी। वही चीज़ आपको यहाँ पर भी बताई गई है और यही चीज़ हमने अपने क्वेश्चन में भी डिस्कस की। इंपॉर्टेंट है इस तरीके की जितनी भी लीगल रेमेडीज हैं जो कि अवेलेबल हैं हमारे भारत के नागरिक को, कि उनके बारे में आपको पता हो ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो वहां पर आप आंसर कर सकें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ कमेटीज के बारे में बात की जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इन कमेटीज के आधार पर जो ये स्टेटमेंट्स हैं कौन कौन सी इसमें से करेक्ट हैं। 4 कोड्स दिए गए हैं। पहले हम देखते हैं, कह रहे हैं मेंबर जो आपके रहेंगे राज्यसभा के वो एसोसिएटेड रहते हैं विद द कमिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट्स। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके मिनिस्टर हैं वो इलेक्ट नहीं किए जा सकते टू बी अ मेंबर ऑफ अ कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। और थर्ड में कह रहे हैं जो आपके मेंबर्स हैं ऑफ द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स वो आपके एंटायरली लोकसभा से ही ड्रॉ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, इन कमेटीज के बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जो पहली स्टेटमेंट में बात हुई कि जो आपके मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो आपके डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, वो आपके बेसिकली एसोसिएटेड है विद द कमिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट्स। तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। जो पब्लिक अकाउंट्स की कमेटी रहती है दोनों ही आपके लोकसभा और राज्यसभा से ही वहाँ से मेंबर्स लिए जाते हैं। और सेकंड में भी बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो इलेक्ट नहीं किए जा सकते टू बी ए मेंबर ऑफ कमेटी ऑन एस्टिमेट, कि वहाँ पर जो सरकार की स्कीम्स हैं उन्हें इवैल्यूएट करना है, तो मिनिस्टर का तो वहाँ पर कोई रोल है ही नहीं। ठीक है जी। और अगर कोई मेंबर बन भी जाता है उसके बाद वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर जो अपनी मेंबरशिप है वो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी। वहीं बात करें थर्ड स्टेटमेंट के बारे में, तो ये आपकी यहाँ इनकरेक्ट है कि बेसिकली जो आपके मेंबर्स रहेंगे एस्टिमेट्स के या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग से, तो दोनों के दोनों आपके इंटायरली लोकसभा से ड्रॉ नहीं किए जाते। आपके जो एस्टिमेट्स के हैं वो इंटायरली लोकसभा से निकाले जाते हैं, बट पब्लिक अंडरटेकिंग्स के आपके दोनों जगह से ही, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों जगह से निकाले जाते हैं। तो इसी के आधार पर आपकी ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो इस तरीके की जितनी भी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वही चीज़ यहाँ भी की गई है। डिस्कस कर लेते हैं। कमेटी ऑन एस्टिमेट्स के बारे में कहा गया है 30 मेंबर्स यहाँ पर रहेंगे जो कि आपके सारे के सारे लोकसभा से निकाले जाएंगे। किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या इंश्योर की गई है बात कि हर एक पार्टी और जो ग्रुप है जो कि आपके लोकसभा में है तो उन्हें वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिले इस कमेटी में। जो चेयरपर्सन रहेंगे इस कमेटी के वो आपके स्पीकर द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं और जो वहाँ पर मेंबर्स रहेंगे उन्हीं से ही अपॉइंट किया जाएगा। वही बात जो हमने बात की आपकी सेकंड स्टेटमेंट में वही चीज़ आपकी यहाँ पर भी मेंशन की गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बात करें तो बेसिकली ये किस चीज़ के लिए बनाई जाती है कि जो हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है भारत का सरकार का उसे वहाँ पर ऑडिट किया जा सके। तो ये आपकी जो कमेटी हम कह सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमेटी है। कहाँ से निकाली गई थी? जो मॉन्टेग क्लेम्सफर्ड के रिस्पॉन्स थे उसी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। जो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इज नाउ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एवरी ईयर अंडर द रूल ऑफ 308 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा।
इंपॉर्टेंट है कि कौन से रूल्स के आधार पर आपकी कमेटी यहाँ पर स्थापित की जाती है। हर साल की जाती है और इसमें आपके 22 मेंबर्स रहते हैं, 15 मेंबर जिसमें आपके लोकसभा के रहेंगे, ठीक है जी, और जो आपके बाकी के मेंबर्स रहेंगे वो आपके 7 मेंबर से ज़्यादा नहीं रहेंगे राज्यसभा के, ठीक है जी। तो इसी तरीके से यहाँ पर इनका इलेक्शन भी किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ही आधार पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर बात हो रही है कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में। बहुत बार देखा होगा आपने, इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है, और उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपका कैंटोनमेंट बोर्ड रहेगा ये क्रिएट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और ये एडमिनिस्टर किया जाएगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। सेकंड कह रहे हैं एक आपके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर भी रहेंगे। और थर्ड में कह रहे हैं कि दोनों आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो ऑफिस होल्ड करेंगे फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये आपकी केंद्रीय सरकार द्वारा ही बनाए गए हैं, उनके द्वारा ही एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत होगी। सेकंड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, यहाँ पर आपके जो मजिस्ट्रेट रहेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर रहते हैं आपके कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर। और थर्ड में जो कहा गया है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं अब उनका जो टर्म है वो तो रहेगा 5 साल का, बट जो नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं उनका टर्म यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट होगी। करेक्ट पूछी थी और उसी के आधार पर आपकी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो इस तरीके के जो फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन रहते हैं जो कि हम बहुत बार पढ़ते हैं बट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं किसी और तरीके से, तो हम वहां पर आंसर नहीं कर पाते। तो आपको दोबारा बार बार अपने फैक्ट्स रिवाइज करना है। तो बेसिकली कैंटोनमेंट बोर्ड आपका एस्टैब्लिश किया जाता है फॉर द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरिया, जो आपका आर्मी रेगुलेटेड या डिफेंस रेगुलेटेड एरिया रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि ये स्थापना की गई थी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006, जो कि आपकी लेजिस्लेशन केंद्रीय सरकार द्वारा इनेक्ट की गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है केंद्रीय सरकार की उनका ही रहता है। और यहाँ पर जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसके अलावा एक्स ऑफिशियो और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहते हैं जो कि आपके इसी एक्ट के आधार पर वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है जी। तो टर्म तो यहाँ 5 साल का है, बट जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे उन्हीं का ही टर्म यहाँ पर 5 साल का रहेगा। जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे जो कि पार्टली इलेक्टेड किए गए हैं उनका यहाँ पर टर्म नहीं रखा गया है। वो तब तक उसके मेंबर्स रहेंगे जब तक वहाँ पर वो उस पर्टिकुलर स्टेशन में अपॉइंटेड है, तो उस ऑफिस को वो वहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन कौन से फीचर्स हैं आपकी उस सरकार के, कौन सी सरकार के, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। यहाँ आपको देखने हैं 4 फीचर्स की बात की गई है, उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। तो बेसिकली पहले में क्या कह रहे हैं, मेजॉरिटी रूल के बारे में कह रहे हैं। सेकंड में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, और थर्ड में कह रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। फोर्थ में कह रहे हैं करेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन कौन से करेक्ट फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी डॉक्ट्रिन है ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, तो ये आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। बाकी के जो आपके फीचर्स हैं ये आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। तो इंडिया में आपकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ फीचर ही जो बेसिकली इसके फीचर्स हैं वही फॉलो किए जाते हैं। और जो आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसे हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगी सरकार और कैबिनेट गवर्नमेंट के, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस तरीके के जितने भी फीचर्स हैं जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इंडिया में फॉलो की जाती है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सपोज कर लीजिए आपको इस तरीके से ही स्टेटमेंट के तौर पर पूछ लिया जाए, ऑप्शन दे दी जाए नीचे, बताइए इनमें से कौन कौन से आपके इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। वहीं जो आपके कुछ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के भी फीचर्स रहते हैं जो कि इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं, आपको वो भी पता होने ज़रूरी हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में देखा, ठीक है जी। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछता है जो कि आप जनरली स्किप कर देते हैं। कोशिश क्या करनी है कि थॉरो रिवीजन रखनी है, और उसी थॉरो रिवीजन के लिए हम आपके लेके आए हैं प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज, जिसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुराने प्रीमिक्स से। रिवीजन सिलेबस आपको एक दिन एडवांस में देता है, बता दिया जाता है कौन कौन से प्रीमिक्स आपको पढ़ने हैं। उन 3 क्वेश्चंस का जो भी करेक्टली आंसर करता है सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी के साथ पोस्ट करता है, उन्हें हम यहाँ पर उनकी प्रिपरेशन इंसेंटिवाइज करते हैं बाय अमेजॉन गिफ्ट कार्ड वर्थ 500 रुपीज़। करना क्या है, सबमिट करना है अपना आंसर अपनी ईमेल आईडी के साथ। किस तरीके से, R1 R2 R3 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों के आंसर्स आपको लिखने हैं अपनी ईमेल आईडी के साथ, वहाँ पर पोस्ट कर देने हैं कमेंट में, ठीक है जी। तो
किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, एक आपको लिंक दिखेगा प्रीमिक्स का, वहां पर जाइए, सारे प्रीमिक्स आपके कंपाइल्ड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं आप इस कोर्स में, जाके अच्छे से रिवाइज कीजिए। कुछ ही समय बचा है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हमने जो आपके पिछले 1 साल में कवर किए हैं बहुत ज़रूरी है उनका रिविजन होना भी। ठीक है जी, तो आज का दिन है पॉलिटी का, तो पॉलिटी के 3 क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपकी यूनिक आईडी फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्रोजेक्ट, इससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना क्या है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। R2 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टोरल सिस्टम्स हैव बीन अडॉप्टेड फॉर वेरियस इलेक्शंस इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको अलग अलग आपके जो इलेक्शन सिस्टम्स हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इंडिया में कौन कौन से अडॉप्ट किए गए हैं। 4 ऑप्शंस हैं, उसी के चलते 4 कोड्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। R3 में देखें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, अब उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स भी यहाँ दी गई हैं। आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछी गई है, तो आपको यही चीज़ यहाँ पर बतानी है। तो तीनों क्वेश्चंस का करेक्ट सीक्वेंस में आंसर पोस्ट कर दीजिए, जो सबसे पहले पोस्ट करेगा उन्हें हम अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड भेज देंगे। और अगर किसी भी क्वेरीज हो कि उनका अमेजॉन गिफ्ट कार्ड नहीं आया है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। तो कल का दिन है आपका इकॉनमी का, तो कल आपको इन 3 मंथ्स के जो प्रीमिक्स है वो प्रिपेयर करने हैं, जो कि हम आपके इस हफ्ते डिस्कस भी कर रहे हैं। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिए, उस लिंक को खोलिए और इकॉनमी के जो आपके मई जून जुलाई के प्रीमिक्स है उन्हें रिवाइज करके आइए। उसके अलावा कौन कौन से इनिशिएटिव चल रहे हैं कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है जिसमें आपको करंट पोर्शन रिवाइज करना है, उसकी ऑप्शन अवेलेबल है, स्टैटिक और करंट की भी ऑप्शन है यहाँ पर, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा आप अभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम हॉल में एंटर कर सकते हैं। तो इसमें 10 टेस्ट की भी ऑप्शन अवेलेबल है, फुल लेंथ टेस्ट आपके, अगर आपको कॉम्बो कोर्स परचेज करना है तो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। सारी वेबसाइट पर हमारी डिटेल्स हैं, कोई भी क्वेरीज हो आपकी आप हमें कॉल कीजिए, हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। सो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।